हेलो हेलो यस हेलो बीएससी सेकेंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एल्गीज और एल्गीज में रिप्रोडक्शन टाइप। और रिप्रोडक्शन में हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ये एडवांस है, जनन का विकसित प्रारूप है, ठीक है। दूसरा, दो भिन्न प्रभेद, ठीक है। यहाँ पे प्रभेद से मतलब है प्रभेद, या तो अगर उनको अपन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के रूप में समझाएंगे, या फिर हम उनको कहेंगे मेल एंड फीमेल गैमीड्स, मेल एंड फीमेल गैमीड्स। तो दो भिन्न प्रभेद, प्रभेद मतलब स्टेन्स, मेल या फीमेल गैमेट्स के रूप में होंगे, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि हिटेरोथैलिक टाइप अगर हुए तो, होमोथैलिक या हिटेरोथैलिक के अंदर कुछ विशेषता हुई तो, एडवांस हुए तो उनके अंदर विशिष्ट सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, और विशिष्ट सेक्स ऑर्गन्स अगर डेवलप हुए तो वो एक एडवांस कैटेगरी होगी oogamous टाइप। लेकिन उससे पहले की हम बात करें तो ये हमको चेंज मिलेगा गैमेट्स, और ये सारे के सारे कैसे हैं, एन कंडीशन। तो मेल या फीमेल कंडीशंस या हैप्लॉइड स्टेन्स जो है के मध्य संयुग्मन, हम यहाँ पे बोल सकते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, के फलस्वरूप क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड 2n जाइगोट और oospore बनता है, ठीक है। जो गैमीट्स है वो विशिष्ट सेक्स ऑर्गन्स, गैमीटेंजिया, युग्मक धानिया में विकसित। तो जनन का विकसित प्रारूप है, एडवांस कैटेगरी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है विशिष्ट सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अपन बात करें तो प्रभेद जो है प्लस माइनस स्ट्रेन्स, क्योंकि लोअर क्रिप्टोकैम्प्स की बात करें इसलिए प्लस माइनस लिखा। और थोड़ा हायर की तरफ अगर अपन चलते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट जो है उनके बीच में उनका फॉर्मेशन, उनका बनना तथा उनके बीच में संयुग्मन, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और ज़्यादा इसमें नाम हम दे सकते हैं, जैसे कि दो शब्द और देख लेना जो इसमें काम आएंगे हमारे, होमोथैलिक, होमो का मतलब हो गया सम, थैलिक का मतलब हो गया थैलस, मतलब तंतुओं की संख्या। तो विषम सम थैलस, थैलस को हम जालिक कह देते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें तो यह है हिटेरो थैलिक, विषम जालिक, ठीक है। एक चीज समझना, अगर एक ही प्रभेद अर्थात प्लस या माइनस
एक ही प्रभेद के दो कोशिका या दो केंद्रकों के बीच में फ्यूजन हो जाता है। तो इस चीज़ को बेसिकली समझना कि एक्चुअली में होगा क्या, गुणसूत्र, जैसे इसमें गुणसूत्र थे मान लीजिए 21, इसमें भी गुणसूत्र कितने हैं 21, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई 42, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन इसको हम 2n नहीं कह सकते, ये अभी भी कैसा रहेगा, n ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जेनेटिक्स सेम है, आनुवांशिकी सेम है, जीनों का नंबर, जीनों का प्रकार भी सेम है। ऐसे में दो जोड़ी जीन होने के बावजूद भी काम तो उतना ही होगा जितना होना चाहिए था। ठीक है, ये है इसकी सबसे बड़ी चीज़। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कई बार सेम स्ट्रेन, तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये जो कोशिका है 2n, ये अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे विशेष कोशिकाएं इसी प्रकार से बनी है तो ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे के आनुवंशिक रूप से क्या होंगी, समान। लेकिन अगर यहीं पे ये दो अलग अलग प्रभेदों के कॉम्बिनेशन से अगर जायगोट बना है तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले युग्मक भी क्या होंगे, 2 तो होंगे प्लस के और 2 हम मान लेते हैं माइनस के। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ हम यही तो करते हैं, 2 मेल मानते हैं और 2 फीमेल मानते हैं। तो ऐसे में अगर ये प्लस और माइनस से अलग अलग थैलस का डेवलपमेंट होता है तो वो प्रकार के जो पादप होते हैं उनको हम बोलते हैं विषम जालिक, हेटेरोथैलिक, जिसमें अलग अलग प्रभेद से डेवलप हुए हैं और उनमें जो स्पोर्स या जो गैमीट्स डेवलप होंगे वो भी अलग अलग ही होंगे। और होमोथैलिक जो है वो समान प्रकार से डेवलप हुए हैं, अर्थात उनमें कोई विभेदन नहीं है। ठीक है, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समान जेनेटिक अप्रोच का है और उसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, आनुवंशिक रूप से समान ही बनेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और जो यहाँ पे सबसे मेन बनाती है इसको, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, इन दोनों की विशेषता थी कि ये अनुकूल परिस्थितियों में हो रहे थे और एल्गीज का गुणन करने के लिए या एल्गीज की संख्या को इंक्रीज करने के लिए इस प्रकार का जनन इन्होंने सूटेबल बना रखा था। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो ये विशिष्ट है, इसलिए अलग से इसको लिख देते हैं। और वो विशेषता ये है कि लैंगिक जनन अधिकांशतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अधिकांशतः प्रतिकूल परिस्थितियों में ही लैंगिक जनन पाया जाता है और इस लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जायगोट बन रहा है उसको हम बोलते हैं oospore। ठीक है, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में, बाकी तो स्पोर जैसे ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी विधि और टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी। मिटा देता हूँ ये। सबसे पहला वेरिएंट जो हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं वो यहाँ पे हम यूज में लेते हैं विभिन्न विधियों में, जो कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के आधार पे है। तो पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑटोगैमी। हिंदी में ऑटोगैमी की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्वयुग्मन। अगर स्व का मतलब समझे तो स्व का मतलब हो गया स्वयं, खुद में। ऑटो की हम बात करें तो अपने आप होने वाला, ऑटोमेटिक। तो इसके लिए एक वर्ड हम टर्म यूज में ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कुछ एल्गीज ऐसी हैं जिनमें केंद्रकों की संख्या एक से ज़्यादा है, एक कारण, या कुछ ऐसी कोशिकाएं जो फिजिकली
जेनेटिकली सेम होती हैं। भौतिक रूप से, यहां पे भौतिक का मतलब आकार व शेप एंड साइज, आकृति से है। यहाँ पे फिजिकल का मतलब भौतिक जो है उसका मतलब है उसकी शेप एंड साइज फिजियोलॉजिकली। क्या लिख रहा हूं मैं भी, क्रियात्मक रूप से और आनुवांशिक रूप से कैसी हैं? समान होती हैं। आकार में भी सेम, फिजियोलॉजी में भी सेम और जेनेटिक्स में भी सेम। अर्थात हम यह कह सकते हैं दो जू स्पोर्स के मध्य, दो जू स्पोर्स के मध्य युग्मन, दो जू स्पोर्स के मध्य युग्मन, ये कंप्लीट हुआ। तो यहां पे अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली समझें, ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। दो जू स्पोर्स हैं, दोनों के बीच में अगर अपन फ्यूजन को दिखाएं ठीक है, तो ये इनके बीच में फ्यूजन के बाद ये अपने जो प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं फ्लैजिला है, इसको क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। और ड्रॉप करने के बाद दोनों के दोनों सेल्स एक दूसरे के पास, एंड देन जायगोट 2n, हम इसको जायगोट नाम दे सकते हैं। दीज आर स्पोर्स। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रोसेसिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो हम इसको आनुवांशिकी में क्यों लेके आए, मतलब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पे इसकी और इसकी जेनेटिक्स भले ही सेम हो, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो हमें दो टाइप का मिल रहा है। और ऐसे में जेनेटिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 नियमों के हिसाब से अगर अपन चले तो पहला है कि स्पष्ट सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, कोशिका का जो शरीर है थैलस है वो बड़ा होना चाहिए, सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, उनके अंदर मियोसिस द्वारा गैमीट्स फॉर्मेशन होना चाहिए, दोनों गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं हुई कि सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना हुआ या गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एक्चुअली में ये जो सेल्स हैं ये अपने आप में ही गैमिटोफाइट है, मतलब युग्मकोद्भिद। और ऐसे में ये सारी जिंदगी कैसी रहती है? एन रहती है। तो यही कोशिका विभाजन भी करती है, यही कोशिका पाचन भी मतलब उपापचय सारी क्रियाएं भी कंप्लीट करती हैं, पूरा जीवन चक्र एक कोशिका ही जीती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि दो सेल्स, जैसे कि अपन नॉर्मली कहते हैं दो क्लेमाइडोमोनास सेल, वो जू स्पोर के रूप में ही होती हैं। दो क्लेमाइडोमोनास सेल जो है परिस्थितियों के वजह से क्या बोलते हैं एक दूसरे के पास आई और दोनों आपस में फ्यूज हो गए, दोनों के जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशन हो रही है। लेकिन अगर अपन इसी की तुलना में ओटोगैमी की बात करें तो ओटोगैमी में चेंजेस है, इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं पहले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दैट इज आइसोगैमस टाइप और होलोगैमी। होलोगैमी के लिए अगर अपन कहें तो इसमें पूर्ण युग्मन कर देते हैं, एक बार सारे नाम लिख देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज आइसोगैमी,
आइसोगैमी को हम लिख देते हैं यहाँ पे समयुग्मन। एन आइसोगैमी समयुग्मन। और लास्ट फाइनली जो सबसे एडवांस है ओगैमी। ओगैमी को तो हिंदी में क्या लिखें, एक तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ओगैमस ही लिखेंगे इसको तो। जूस्पोर नहीं लिखेंगे इसको। दो काइक क्वेश्चन। अच्छा, ऑटोगेमी रह गया हमारा। ऑटोगेमी हमने समझा नहीं। फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जेनेटिकली क्या है, सेम। इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसमें रियर है गया हमारा, इसको एक बार समझ ले, फिर हम इस पे आ गए होलोगैमी के ऊपर। इसके लिए मैं ये कह देता हूँ कि एक ही कोशिका, समान कोशिका, कोशिका के पास में कोशिका के आने से, या कभी कभी एक ही कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक, जैसे कि साइफोनेल्स है तो सिनोसाइट कंडीशन है, उसमें एक से अधिक केंद्रक के कोशिका पाए जा रहे हैं, तो अपने ही केंद्रक के बीच में फ्यूजन से, दैट इज कैरियोगैमी, ये कोशिका किस में कन्वर्ट हो गई है, n+n में। 2n नहीं बोल सकते हम इसको, जबकि इसके अंदर गुणसूत्र की मात्रा कैसी हो चुकी है, डबल। लेकिन आनुवंशिक रूप से कैसी रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी। लेकिन जब ये दोनों के दोनों कोशिका वो केंद्रक यहाँ पे जुड़ गए तो n+n = दैट इज 2n, ये हो गया n+n, ये हो गया डाई कैरियोटिक। तो ऑटोगैमी सबसे सरल प्रिमिटिव टाइप का है। ज़्यादातर एल्गीज उनके अंदर जो कि एक कोशिकीय होती हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में वो एक दूसरे के पास आके फ्यूज हो जाती हैं, या कभी कभी उन्हीं के अंदर के जो केंद्रक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर अपने आप को क्या बना लेते हैं, 2n। और इस 2n के अपेक्षा, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले जो मैं समझा रहा था वो यही चीज़ है कि ये जो 2n बना है ये आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का नंबर जरूर डबल हुआ है लेकिन आनुवांशिक ही डबल नहीं हुई है। आनुवांशिक वैसे की वैसी है, ये हैप्लॉइड के समान ही है, केवल यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में जब ये अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक बनाएगा तो चारों के चारों युग्मक समान ही होंगे, उनमें कोई विषमता नहीं आएगी। सेकंड, होलोगैमी। होलोगैमी की भी अगर मैं बात करूं तो यहां लिख ही देते हैं क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। फिजियोलॉजिकली समान, परंतु जेनेटिकली असमान और समान, असमान भी और समान भी। सेम ये कि यही चीज़ वहाँ पे भी होगी। यहाँ पे 2 कांटेक्ट होगा फिजिकली, उसमें 2 जो सेल्स होंगी वो एक जैसी या एक ही जाति की होंगी। हो सकता है दोनों एक ही मदर स्पोर्ट से डेवलप हुई हों,
तो वो आनुवांशिक रूप से समान हो भी सकती हैं और समान नहीं भी हो सकती हैं। और यहाँ पे हो गया फिजियोलॉजिकली समान, और ऐसी कंडीशन में इन दोनों में अगर फ्यूजन होता है तो जो भी 2n कंडीशन बनती है वो इसी का प्रोसेस कहलाएगा, दैट इज होलोगैमी। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, गैमी का मतलब युग्मन, इसलिए हमने कहा पूर्ण युग्मन। इसमें केवल केंद्रक युग्मन हो रहा है, यहाँ पे जीव द्रव्यों का भी युग्मन हो रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, यहीं लिख देता हूं। क्लेमाइडोमोनास, मीडिया। क्लेमाइडोमोनास मीडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। यहाँ अगर अपन ऑटोगैमी की बात करें तो बहुत ही प्रिमिटिव्स के लिए हम कह सकते हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डायटम्स। बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य हैं ये, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरीज थोड़ी सी और एडवांस है, मतलब 3 नहीं 2, ये 2 थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, ये फुल्ली एडवांस है। ये दोनों की दोनों बिल्कुल सिंपल प्रिमिटिव, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रिमिटिव तरीके हैं। जबकि इनकी बात करें तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट या विकसित क्रम में आ जाएगा। तो अब तक क्या था, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली समान थे, लेकिन अब हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि आइसोगेमस के अंदर फिजियोलॉजिकली समान होंगे, जेनेटिकली असमान होंगे। यहाँ पे अगर एनाइसोगेमी की बात करें तो फिजियोलॉजी भी असमान और जेनेटिकली भी असमान। ये दोनों रहने दो, हम बात कर रहे हैं आइसोगैमस। तो आइसोगैमस का मतलब फिजिकली फिजियोलॉजिकली समान और जेनेटिकली असमान। आनुवांशिक रूप से क्या हो जाएंगे, असमान। जैसे कि वही बेस्ट एग्जांपल जो मैंने पहले लिखा था, मिटा दिया, 2 जूस्पोर्स के बीच में संयुग्मन।
ठीक है। आइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास, स्नोई, क्लेमाइडोमोनास, स्नोई, ठीक है। और एक एग्जांपल और अगर अपन दे दे तो यूलोथ्रिक्स, ये इसके एग्जांपल्स है। सबसे सिंपल है, एक्चुअली में बोले तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सिंपल है, दो कायिक कोशिकाओं में भी हो जाता है और पृथक भी हो जाती हैं। तो यहाँ से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज आइसोगैमस। सेकंड एन आइसोगैमस की हम बात करें तो एन आइसोगैमस में फिजिकली फिजियोलॉजिकली भी क्या कर दो, असमान। फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली भी असमान, और जेनेटिकली अपने आप में क्या थे, ये असमान थे, सेम। लेकिन यहाँ पे जो दो जू स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं उनके बीच में हो नहीं सकता, क्योंकि दो जू स्पोर्स तो मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली सेम हो गए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक जू स्पोर तथा दूसरा एप्लेनो। में फर्टिलाइजेशन, एक जू स्पोर और दूसरा एप्लेनो स्पोर में संयुग्मन, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। दोनों अलग अलग हो गए, एक जू स्पोर है और एक एप्लेनो स्पोर। सॉरी, तो अगर अपन यहां पे कहें जो जू स्पोर है वो एक तरीके से एक्टिव, फ्लैजिलेट, मोटाइल, सक्रिय, कशाभिकीय और गतिशील, तो हम इसे मेल गैमीट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अपन एप्लेनोस्पोर की अगर अपन बात करें, एक्चुअली में एप्लेनोस्पोर नहीं है, एप्लेनोस्पोर का यहाँ पे नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसलिए। तो इसके लिए हम कह सकते हैं एक्टिव की जगह अब यहाँ पे क्या नाम ले लेंगे, स्लेजिस। SLUGGISH, स्लेजिस, नॉन फ्लैजिलेट एंड नॉन मोटाइल।
नॉन मोटाइल स्लेजेस और नॉन फ्लैजिलेट। और एक तरीके से अगर अपन इसकी बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एज ए फीमेल गैमीट। तो हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर। यहाँ पे एनाइसोगैमस का मतलब अगर हम मेल और फीमेल के रूप में या अलग स्ट्रेन के रूप में बात करें तो इसको स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये हो गया निगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन और निगेटिव स्ट्रेन के रूप में हम यहाँ पे इसको बात कर सकते हैं। तो दैट इज जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, और इसके बीच में फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है, स्पोर यहाँ पे बन रहा है। अब हम बात करते हैं ओगैमस की, ओगैमी टाइप। ऊ का मतलब हो गया अंड और गैमी का मतलब हो गया संयुग्मन। अंड संयुग्मन। इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी वही एनाइसोगैमस हो गया, असंयुग्मन, लेकिन इसमें एडवांस है। एक्चुअली में वहाँ पे जो हमने माना था कि नॉन मोटाइल है तो मेल होगा और नॉन मोटाइल है तो फीमेल होगा गैमिट, लेकिन एक्चुअली में वहाँ केवल हमने माना था। यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स में मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर क्या बोलते हैं, गैमिट फॉर्मेशन होता है। दोनों के अलग अलग थैलस के ऊपर डेवलपमेंट। तो यहाँ एक टर्म हम यूज में लेंगे, मोनोइसियस एंड डायोइसियस। मोनोइसियस की हिंदी होती है उभय, लिंगाश्रयी। मोनोइसियस की जो हिंदी है वो है उभय लिंगाश्रयी। वहीं एक वर्ड आ रहा है डायोइसियस। डायोइसियस की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी। और इसी की एक और अगर अपन टर्म लें तो इसे कह सकते हैं बाईसेक्सुअल या दोहरा लिंग तंत्र। और यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गया यूनी सेक्सुअल।
डायोइसियस का मतलब समझना, एक थैलस पर एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन, ये मतलब होता है इसका। एक लिंगाश्रयी, एक सेक्स कैरेक्टर धारण करने वाला, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, जिसको हम बोलते हैं डायोइसियस। और मोनोइसियस का मतलब होता है एक थैलस पर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का होना, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स का होना। दैट इज उभय, दोनों, लिंगाश्रयी, दोनों लिंगों को धारण करने वाला, बाई सेक्सुअल। मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करें, नोन एज एंथ्री, एंथ्रीडियम, हिंदी में बोले तो पुंधानी, ठीक है। और इसी पुंधानी में डेवलप होते हैं एंथोजॉइड्स, इसको हम बोल सकते हैं पुमणु, इसको हम बोलेंगे पुमणु, ठीक है। और एक्चुअली में ये है उसकी धारण करने वाली कोशिका और ये है गैमीट। युग्मक। अब अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स के अंदर हम इसके नाम अलग देंगे, ठीक है। कारा के अंदर इसका स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे इसका नाम अलग है, वहाँ पे हम इसे बोलते हैं इनकारा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकारा। कारा एल्गी की हम बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वहाँ पे कहलाते हैं ग्लोब्यूल। क्या कहलाएगा? ग्लोब्यूल। तो जो एंथोजोइड्स है उनका डेवलपमेंट किस में हो रहा है? एंथ्रीडियम में, बाई अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, मियोसिस। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं? ऊगोनियम। क्या कहलाता है? ओगोनियम। हिंदी में लिखें तो अंड धानी, ठीक है। इसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? एग, अंड, या ओवा भी बोल सकते हैं, ओवम, ठीक है। और ये इसके गैमीट को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल। ये हो गया कौन सा? मेल गैमीट। और यहीं अगर अपन कारा की बात करें तो कारा में फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ओगोनियम है वो कहलाती है नोक्यूल। ये न्यू टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ग्लोब्यूल, ठीक है। तो ये अगर मोनोइसियस है पादप, जब तो न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल एक पे ही लगेंगे,
ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर अपन कहे डायोइसियस, तो दो अलग अलग पादप थैलस के ऊपर या अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर जो है क्या डेवलप होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप होते हैं बाय अर्धसूत्री विभाजन पुंगड़ू, जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, हमें संख्या भी ज़्यादा चाहिए, हैप्लॉइड्स, ठीक है। वहीं अगर अपन अंडदानी की बात करें तो होता तो एप्लॉइड है, ओवम, लेकिन पूरी अंडधानी के जीव द्रव्य से एक ही अंड बनता है, ठीक है। जबकि ये कैसे बनते हैं, संख्या में बहुत न्यूमरस, असंख्य तो नहीं बोलेंगे लेकिन हजारों लाखों की संख्या में बनते हैं जातिगत। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं, तो ये होते हैं थिन वॉल्ड, पतली भित्ति युक्त, ठीक है, फ्लैजिलेट, बिल्कुल एक्टिव एंड एक तरीके से पतले सर्पिलाकार, थिन वॉल्ड, हल्के, हल्के को हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाइट, हल्के पतले सर्पिल, ठीक है, हल्के पतले और सर्पिल हो सकते हैं, एक्टिव सक्रिय, मोटाइल गतिशील, सर्पिल, और छोटे और लिख दो एक, छोटे आकार में छोटे होते हैं ये, ठीक है, मोटाइल, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। और फीमेल के लिए अगर अपन बात करें तो फीमेल के लिए जो एग है वो होता है बड़ा, लार्ज, मोटा, थिक, नॉन फ्लैजिलेट, नॉन मोटाइल, अगतिशील, ठीक है। इसी का सारा उल्टा, एक्टिव की जगह हम वहां लिखेंगे स्लैगिस। स्लैगिस का मतलब होता है सुस्त या आलसी, ठीक है, स्लैगिस। आलसी या सुस्त। गोलाकार अथवा अंडाकार, बस हो गया ये सारा। अब जैसे यहाँ पे एक कारा का एग्जांपल हमने दे दिया कि कारा के अंदर इनको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स, मेल को, उसी प्रकार से अगर अपन पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो वहाँ पे इनको बोला जाता है स्पर्मेशिया, इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में क्या बोलते हैं इन्हें, स्पर्मेशिया, ठीक है। और ये स्पर्मेशिया जो है इनका संश्लेषण किसमें होता है, स्पर्मेट्रेंजियम, ठीक है, स्पर्मेशिया बीजाणु धानी। उसी तरीके से अगर अपन फीमेल की बात करें तो इन पॉलीसाइफोनिया, इन पॉलीसाइफोनिया ये कहलाती है कार्पो स्पोरेंजियम, नहीं कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम,
तो बस यही है। अब उसके बाद वो एक सिंपल सा डायग्राम, क्योंकि अगर अपन देखें तो यहाँ डायरेक्टली हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड सबसे बड़ी चीज़ जेनेटिकली एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट है, दूरस्थ, एक दूसरे में कोई समानता नहीं है। तो इन असमान युग्मकों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वही है ट्रू फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद में उससे बनता है जायगोट, और जायगोट तुरंत जो है अपने चारों तरफ दोहरी या तिहरी झिल्ली स्त्रावित करके, भित्ति स्त्रावित करके क्या बना लेता है, oospore। तो अब तक हमने oospore नहीं दिया, उसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, oogamete। तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है 2n वो oospore है। oospore विषम परिस्थितियों को झेलने या उसको टॉलरेट करने में सक्षम होता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं फेवरेबल कंडीशंस आने पर, और ये सिस्ट पोजीशन में कई वर्षों तक रह सकते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो वही अनफेवरेबल कंडीशंस में लैंगिक जनन की उपस्थिति। हाँ, एक चीज़ और, स्पर्मेशिया के लिए स्पेशली लिख लेना, कारा में जो एंथोजॉइड्स बन रहे हैं वो चलनशील हैं विद फ्लैजिला, लेकिन पॉलीसाइफोनिया में जो एंथोजॉइड्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्मेशिया वाटर, जो समुद्र की लहरों या जो तरंगे होती हैं वेव्स, उनके साथ तैरकर एक जगह से दूसरी जगह मतलब कार्पोगोनिया तक पहुंचती हैं। कार्पोगोनिया की संरचना बनाए फ्लोएम में, उसमें पॉलीसाइफोनिया में तो एक कोशिकी होती है, फ्लास्क जैसी संरचना लेकिन एक कोशिकी है, दैट इज कार्पो, ये हो गया कार्पोगोनियम, ये हो गया एग सेल। और ये जो लंबी चोंच जैसी संरचना है, फ्लास्क के मुंह जैसी संरचना जो निकल रही है, ये एक रिसेप्टिकल का कार्य करती है, दैट इज नॉन एज कार्पोगोनिया, एंड ये हो गया एग सेल, और इसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। दैट इज नॉन एज ट्राइकोगाइन। और ये संपूर्ण संरचना जो है वो कहलाती है एक, अगर हम देखें तो पॉलीसाइफोनिया की ये संरचना पहली बार किसी फीमेल ऑर्गन, हायर मतलब ब्राइफाइट के फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन से रिजेम्बलेंस है। बस समस्या ये है कि वहाँ पे वो बहुकोशिकीय संरचना है और ये एकल कोशिकीय संरचना है। यहाँ पे जिसको हम ट्राइकोगाइन कह रहे हैं वहाँ पे उसको नेक कैनाल बोलते हैं, और जिसको हम यहाँ पे कार्पोगोनियम बोल रहे हैं उसको वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वही सेम एक तरीके से एग सेल के रूप में ही उसको क्या करते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल ले तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि हम बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, पॉलीसाइफोनिया है, कारा है, एक्टोकार्पस है, वाउचेरिया है, जो इस साल हमारे सिलेबस में उनमें यहाँ सेक्स ऑर्गन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा। एक अपवाद डायटम्स, दूसरा अपवाद साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के सदस्यों के अंदर, या जैसे अगर अपन बात करें एकल कोशिकीय जैसे कि यूग्लिना, उनके अंदर इस प्रकार का विभाजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूर्णतः अनुपस्थित पाया जाता है। बस तो आज की क्लास में इतना ही। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारा आ जाता है, परसिस्टेंस ऑफ एल्गीज। ठीक है, चिरकालिक अवस्था। एल्गीज बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही नाजुक हैं, इन्हें वातावरणीय अडेप्टेशंस बहुत सुटेबल चाहिए, थोड़ा सा भी परिस्थिति विषम होने पर ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी प्रिमिटिव टाइम से अब तक विकास क्रम के अंदर ये बनी हुई हैं और इनकी अनेकों अनेक स्पीसीज यहाँ पे पूरी तरीके से बनी हुई हैं। तो इनकी चिरकालिकता का जो स्वभाव है वही इनको यहाँ इतना एडवांस बनाता है और लेके आता है, इनको पायनियर्स बनाता है। तो उसका कारण, तो अगर आप ध्यान दें तो जस्ट इस टॉपिक से पहले जाए सेक्सुअल और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर, तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो इन्हें परसिस्टेंट बनाती हैं। जैसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली वापस समझा देता हूँ, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ।
कायिक जनन जो हमने सबसे पहले देखा, कायिक जनन में हमने क्या क्या बना दिया, कायिक जनन में हमने सिंपली उनमें कर दिया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा हमने कर दिया उनमें बडिंग टाइप, अगर अपन बात करें तो युगलिना में, नहीं तो बडिंग को कैंसिल करते हैं। फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद में सेल डिवीजन हो गया, देन अमाइलियम स्टार्च हो गया, अकाइनिड्स हो गए, उसके अलावा वहाँ पे एक और बल्बीज हो गया, बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे हम ले लेते हैं परसिस्टेंट में चिरकालिक अवस्था में, फर्स्ट इज बल्बीज। ये बल्बिल्स की उपस्थिति या ट्यूबर्स की उपस्थिति, ठीक है। तो ये सब में नहीं है, कुछ में, सब में नहीं है, ये कुछ में। जैसे कि कारा की हम बात करें तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको केवल बेसिकली समझ लेना कि ये विषम परिस्थितियों को झेल कैसे सकती हैं, या इतने बड़े समय से अब तक ये आगे तक आई कैसे हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे दो हो गया बल्बिल्स एंड ट्यूबर्स। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कारा के जो लोअर सेक्शन है उसके सेगमेंट्स क्या करते हैं, रिजर्व फूड स्टोर करके मैच्योर हो रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी कारण से कोई ज़्यादा बाढ़ आ जाए या कोई भूकंप आ जाए या किसी और वेदन की वजह से कारा की चट्टान खिसकने से दब जाए मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पे अंदर ये काफ़ी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और परिस्थिति वापस अनुकूल होने पर, मिट्टी आने हटने पर या पानी आने पर, अगर इनके बल्बिल्स या ट्यूबर्स जो हैं अभी भी जीवित हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल से ये न्यू थैलस को कोड कर सकते हैं। क्लियर है। इसका एक जैसे हल्का सा एग्जांपल आपको देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे गार्डन जो है उसके अंदर घास लगी हुई थी, वो एक बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, वो हम यहाँ से नहीं ले रहे, लेकिन मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर क्या कर दिया, पूरी तरीके से कई बार मिट्टी डाल दी या नई लेयर हमने डाल दी, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में पूरी मिट्टी मिट्टी है, वहाँ कोई घास नहीं है, पूरी घास खराब हो चुकी है, लेकिन मिट्टी में जगह जगह से नई नई जो है पत्तियाँ येलो कलर की डेवलप होने लगती है। और कुछ दिन बाद अगर मौसम अडेप्टेड है, मतलब उसको पानी मिल रहा है या बरसात की ऋतु है, तो आप देखेंगे कि पूरी जगह वापस क्या हो जाती है, ग्रीन, और वही घास वहाँ पे आ जाती है। तो उसका कारण यही होता है, उनके स्टोरेज यानी उनके बल्बिल्स जो क्या करते हैं, नई पत्रकलिकाएँ जो हैं वो लेयर को तोड़कर नई डेवलपमेंट इरेक्ट लेयर्स को बना देती हैं। तो ये यहाँ पे इनका गुण। दूसरा हम यहाँ पे बात करें तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं बैक्टीरियाज में भी, एल्गीज में भी, और हम ये पढ़ेंगे फंगस में भी, बाई अकाइनिड्स। अकाइनिड्स की हम बात करें तो ये विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए एक तरीके से ये सुप्त बीजाणु ही मान लीजिए आप, हैप्लेनोस्पोर्स के रूप में। तो सुप्त बीजाणु के रूप में ये अकाइनिड्स, ये अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का स्त्रावण कर लेते हैं और विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए ये क्या होते हैं, पूर्णतः है सूटेबल होते हैं। तो दीज आर अकाइनिड्स। चौथा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं आराम से पामेला। पामेला द्वारा, पामेला स्टेज की हम बात करें तो पामेला स्टेज जैसे कि वाउचेरिया मैंने बताया था, तो एक्चुअली में वाउचेरिया ही नहीं, ज़्यादातर अगर अपन ये इनको तो लोअर की बात कर लेते हैं, लोअर क्रिप्टो। क्रिप्टो तो खैर ये सारा ही है, लेकिन लोअर क्रिप्टो गेम से हम बात करें तो साइनोफायसी, साइनोफाइसी के सदस्य हम बात करें, या बिल्कुल एकल कोशिकीय या क्या बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी की हम बात करें। पामेला की हम बात कर रहे हैं तो ये है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एल्गीज जैसे कि वाउचेरिया, प्रोटोसाइफोन्स और काफ़ी सारे थे। तो उसके अगर अपन बात करें तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं बहुकेंद्रकीय या बहुकोशिकीय होती है, इनका जीव द्रव गाढ़ा हो जाता है। संपूर्ण जो थैलस है या संपूर्ण कोशिका जो है वो क्या मोटी भित्ति युक्त हो जाती है, रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठे कर लेती है और विषम परिस्थितियों के लिए टॉलरेट होती है। और बाद में जब या तो पहले या बाद में जब जर्मिनेशन होने लगता है तो उस वक्त केंद्रकों में अणुसूत्री विभाजन होता है, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, प्रत्येक केंद्रक अपने चारों तरफ जीव द्रव इकट्ठा करके एक झिल्ली युक्त कोशिकांग बना लेता है और मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण द्वारा वो सभी या तो जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर के रूप में विकसित होकर क्या करते हैं, नए थैलस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इसको चिरकालिक अवस्था प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं भाई हाइफेनोस्पोर। हाइफेनोस्पोर्स की अगर अपन बात करें तो ये हाइफेनोस्पोर्स जो हैं वो हम साइनोफाइसी के लिए ही यूज में ले सकते हैं।
जो कि नॉस्टॉक ऑसिलेटेरिया के लिए हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। वहीं हेटेरोसिस्ट भी इसी से रिजेम्बलेंस है कि थैलस की कुछ कोशिकाएं या कई बार संपूर्ण थैलस जो है वो मोटी भित्ति युक्त होकर पट्टीयुक्त क्या बन जाता है, हाइफेनोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर विकास क्रम में या जब जर्मिनेशन होता है तो वो उनमें से या तो एक या कई बार ज़्यादा एंडोस्पोर्स के रूप में क्या कर लेता है, डेवलपमेंट करता है। तो दैट इज़ हाइफेनोस्पोर्स। और अगर अपन इसमें बात करें तो हम बात कर सकते हैं क्या था वो, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, हेटेरोसिस्ट एंड क्या था वो, हार्मोगोन्स, हार्मोगोनिया। ये साइनोफाइसी यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं सुप्त बीजाणु। वही क्योंकि हमने अकाइनेट समझाया था, अकाइनेट के ही समान साइनोफाइसी। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया एंड हेटेरोसिस्ट। ऑसिलेटेरिया, और इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉस्टॉक। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद एक और विशेषता, जैसे कि अगर अपन बात करें तो सिंजू स्पोर्ट्स के ले लीजिए या टेरेस्ट्रियल एल्गीज की ले लीजिए, क्योंकि वाटर एल्गीज में तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एल्गीज है जब वो अपने स्पोर्ट्स को सिक्रेट करती है, जैसे कि एप्लेनो स्पोर्ट्स हो गए या एंडो स्पोर्ट्स हो गए या एक्टो स्पोर्ट्स हो गए, जो भी ओटो स्पोर्ट्स हो गए, जो भी उन्होंने सिक्रेट किया, ठीक है, तो वो उनको एक जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि अगर डेसिकेशन सीजन भी हो तो वो उनसे नमी को बनाए रखें और शुष्कता से नष्ट नहीं हो। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट दे सकते हैं, दैट इज जिलेटिनस शीथ। जिलेटिनस शीथ, जिलेटिनस शीथ को हम हिंदी में लिख सकते हैं श्लेष्मक आच्छद। श्लेष्मीय आच्छद। ये भी इनको एक तरीके से डेसिकेशन से या विषम परिस्थितियों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बस, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं पीडी एकांतरण। अगर हम एल्गीज की बात करें तो एल्गीज काफ़ी प्रिमिटिव्स हैं, पायनियर्स हैं, तो ऐसे में इनमें सुस्पष्ट पीडी एकांतरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ एल्गीज हैं जो स्पष्ट पीडी एकांतरण प्रदर्शित करती हैं हायर्स के रूप में। मिटा दें। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।